अब ये सुपर कॉन्शियस क्या होता है, इसको एक एक करके पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हम जैसे जैसे मेडिटेशन है, या जैसे जैसे हम अलग अलग तरह की चीजों को सीखेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें इन्हीं पे बेस्ड हैं दरअसल। तो हमें अपनी माइंड मन की अलग अलग स्थितियां भी जाननी है, कि अभी हम मेरा मन किस अवस्था में है। अभी मैं शांत हो गया तो किस अवस्था में हो गया, और ज्यादा शांत हो गया तो किस अवस्था में चला गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। जितने जल्दी आप मालूम कर पाएंगे अपने बारे में, अपने मन के बारे में, कि मेरा मन अभी कहाँ पे है, उतनी जल्दी आप ये सारी स्किल्स को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसी जितनी भी स्किल्स हैं, इंट्यूशन जैसी जितनी भी स्किल्स है, वो सभी कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट में होंगी। वो किसी और स्टेट में कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सभी कलेक्टिवली जुड़े हैं वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन करना है आपको, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन करना है, तो भैया कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को तो समझना पड़ेगा कि वो कब आती है। वो आएगी तो होगा, उसी स्थिति में टेलीपैथी हो सकती है, उसी स्थिति में माइंड रीडिंग हो सकती है, किसी और स्थिति में हो नहीं सकती। तो हमें मास्टर किसका बनना है? मास्टर टेलीपैथी का नहीं बनना है, मास्टर माइंड रीडिंग का नहीं बनना है, मास्टर बनना है कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट का। वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, और आप देखेंगे यूं आ जाएगा, उसमें तो ज्यादा है ही नहीं। मैं फोकस कर रहा हूं बेस पे, मैं फोकस कर रहा हूं जड़ पे, मैं बाकी की चीजों पे फोकस नहीं करूंगा, मैं जड़ पे फोकस करूंगा। मैं जड़ की बात करूंगा फिलहाल। अभी सुपर कॉन्शियस स्टेट को समझ लेते हैं। सुपर कॉन्शियस स्टेट का मतलब है कि जब आप, जैसे नाम से भी मतलब मालूम पड़ता है, कॉन्शियसनेस बहुत सुपर हो जाए। सुपर कॉन्शियस यानी ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी। ज्यादा कॉन्शियसनेस का मतलब होशपूर्ण होना। इसका मतलब क्या है? हम बेहोश हैं। इसका मतलब तो एक ही होता है, यदि हम होशपूर्ण नहीं हैं, सुपर कॉन्शियस स्थिति में नहीं हैं, तो इसका मतलब हम बेहोश हैं। सुपर कॉन्शियस का मतलब ये भी होता है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, वो सब आपको पता है, आप उनके प्रति अवेयर। अभी और यहीं की जो घटनाएं चल रही हैं, आप उसके प्रति अवेयर है। प्रेजेंट मोमेंट की जो भी घटनाएं चल रही हैं आपके साथ में, आप उसके प्रति अवेयर हैं। आपका मन ना तो पास्ट में रहता है, ना तो फ्यूचर में रहता है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहता है। वही सुपर कॉन्शियस है, वही होशपूर्ण अवस्था है। अब ये होशपूर्ण अवस्था को दूसरे तरीके भी कुछ किसी ने लिखा, मैं खुद पढ़ना चाहूंगा इसको। एक्स्ट्रा कॉन्शियस, क्या लिखा है? एक्स्ट्रा कॉन्शियस। एक्स्ट्रा कॉन्शियस मतलब ज्यादा कॉन्शियस हो जाना। हाँ, ऐसे भी बोल लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली बात है उस अनुभव को लेना। नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, हर भाषा के अपने अलग नाम है, मैटर वो नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्शियस भी सही शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। देखिए सर, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, इस मानसिक अवस्था को आप तभी समझ सकते हैं कि जब आप अपने चित्त को समझें। चित्त मतलब स्टेट ऑफ माइंड। अभी आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? हमारी दरअसल बचपन से लेके अब तक स्टेट ऑफ माइंड जो रही है, वो सिर्फ दो कालों में रही है। पास्ट ओरिएंटेड हैं या तो हम, या तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। और मैं कहूँगा हम दोनों हैं। इससे अलग हम वर्तमान में ज़्यादा रहे नहीं। वर्तमान में रहते तो हम ध्यान में होते, वर्तमान में रह गए होते तो शायद हम बुद्ध बन गए होते, शायद हम महावीर बन गए होते, शायद हम नानक बन गए होते, शायद हम मोहम्मद साहब हो गए होते, कृष्ण हो गए होते, यदि वर्तमान में रहते तो। हमारा चित्त कैसा है? चित्त हमारा या तो पास्ट ओरिएंटेड है, या तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, वर्तमान ओरिएंटेड नहीं है। और वही बेहोशी है। मैंने इसीलिए बेहोश शब्द इस्तेमाल किया था, कि हम बेहोश इसलिए हैं क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते। एक बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार बुद्ध किसी गांव से होके गुजर रहे थे, तो गांव वालों को मालूम पड़ा कि बुद्ध यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो वो लेके लाठी डंडा आ गए बुद्ध की खबर लेने, क्योंकि बुद्ध ने उनकी कुछ परंपराओं के बारे में कुछ खिलाफत में बोल दिया था। बुद्ध थे, बोल सकते थे।
उन्हें बुरी लगी होगी बात, तो वो लगे बुद्ध को गालियां देने। बहुत देर हो गई गाली देते देते। बुद्ध, जब 10-15 मिनट हो गए, बुद्ध ने बोला भाई तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? तो उनमें से एक समझदार आदमी बोलता है, अरे भाई तुम दे रहे हो, हम दे रहे हैं तुम्हें गालियां और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊं? अरे तुम्हें बदले में हमें गालियां देनी चाहिए, कुछ झगड़ा करना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊं? ये क्या बात हुई? तो बुद्ध बोलते हैं उनसे कि तुम गलत समय पे आए हो, 10 साल पहले आना था। 10 साल पहले सब कुछ होता था। गाली का बदला गाली से भी मिलता, हो सकता है तीर से भी मिलता, तलवार से भी, सब संभव था। लेकिन अभी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ये अभी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जब चाहूं तब मुझे क्रोध पैदा हो सकता है, तुम्हारे कारण नहीं हो सकता। अभी तू मुझे 4 गाली दे और मेरे अंदर क्रोध पैदा हो जाए, ये मैं जानता हूं इस बात, क्योंकि मैं होश हूं, मैं बेहोश नहीं हूं। मैंने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दिया हुआ नहीं है कि कोई मेरी 4 तारीफ करे और मैं गदगद हो जाऊं, कोई मेरी 4 बुराई करे या गालियां दे तो मैं क्रुद्ध हो जाऊं। ऐसा रिमोट मैंने किसी को दिया हुआ नहीं है, मैं अपना मालिक खुद हूं। बुद्ध ने ऐसा बोला। बुद्ध ने फिर आगे ये भी बोला कि देखो मैं अभी पिछले गांव में था, उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं यहां से होकर गुजरता हूं, तो वो स्वागत करने के लिए कुछ खाने की वस्तु लेके आए। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने उन सब वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया, जो भी फल वगैरह जो भी कुछ लाए थे वो। तो मुझे तुम एक बात बताओ, गांव वालों से बुद्ध ने पूछा कि जब मैंने उन फलों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ, तो उन लोगों ने उन फलों का या उस भोजन का क्या किया होगा? तो उनमें से एक समझदार आदमी बोल, तो उन्होंने खुद खाया होगा या अपने परिवार वालों को खिलाया होगा। ये बिल्कुल सही, तुम सही कहते हो। अभी देखो तुमने दिए मुझे गालियां और मैंने ली, तो अब तुम इनका क्या करोगे? भाई लेता तो मेरी हो जाती, मैंने ली नहीं। अब तुम इनका कुछ करोगे, जैसे वो तो भोजन खा लेंगे, उन्होंने भोजन दिया मैंने लिया नहीं तो उन्होंने भोजन खा लिया। अभी तुमने गाली दी मैंने ली नहीं, तो तुम इनका क्या करोगे? समस्या सर हमारे लेने की है, और जो लेना है ना सर, यही हमें बेहोश करता है। एक हुआ है जैन संप्रदाय, जैन, जैन नहीं, जैन। जैन संप्रदाय बेसिकली बौद्धिस्ट का ही अनुयायी रहा है। और जो जैन गुरुकुल्स हुआ करते थे पहले, तो जैन गुरुकुल्स में क्या होता था कि एक गुरु होता था और स्टूडेंट जाता था कोई सीखने के लिए, ध्यान ही सिखाया जाता था वहां पे, और कुछ नहीं सिखाया जाता था। तो गुरु कहता था, एक ही टेक्निक थी ध्यान सिखाने की, तो कोई टेक्निक ही नहीं थी उनकी। गुरु कहता था कि जाके बैठ जा। शिष्य गया, उससे बोल दिया जाके बैठ जा, और वो बैठ जाता था। पीछे से घंटे भर गुरु गया, एक डंडा मारता था पीछे से धाड़। और विद्यार्थी बोलता था क्यों? अरे मैंने तो, गुरु बोलता था मैंने तुझे बैठने के लिए बोला है, तू काम समझ के बैठा है। मैंने बोला काम समझ के बैठा है, मैंने बोला बैठ जा। बैठना मतलब हो जाए, बैठना मतलब काम ना हो। अभी तो तू काम समझ के बैठा है। ऐसे ऐसे करके जब जब भी कोई बैठा जाता था और वो बैठता था काम समझ के, तो गुरु बार बार आता था, डंडा पीछे से मार देता था। यही ध्यान पद्धति, आप इसको क्या कहेंगे, ये ध्यान पद्धति की नहीं थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी ये जैन मेडिटेशंस के नाम, जैडियन मेडिटेशंस के नाम से आता है। वो जैन और कोई नहीं है, वो जैन है, जैन। वही परंपरा जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो जैन परंपरा बुद्धिस्ट से कहीं कम नहीं है। ये बौद्धिस्ट वो कौम रही है पूरे वर्ल्ड की जिसने आज तक सबसे ज्यादा ध्यान पे प्रयोग किया। ना तो हिंदुओं ने किए, ना जैनीज ने किए, ना मोहम्मदन्स ने किए, ना किसी और ने किए। सबसे ज्यादा ध्यान के प्रयोग बौद्धिस्ट ने किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अभी एक बात सोचने की है कि जब बुद्ध लास्ट समय में, ऐसा हुआ था बुद्ध का कि उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन के कुछ सन्यासियों के साथ थे। और कुछ जो चतुर्मास चलते हैं वो चल रहे थे। 4 महीने का एक ऐसा समय होता है जिसमें बहुत कम खाया जाता है, वो सब कुछ चल रहा था, कम भोजन, यानी कि
बुद्ध की ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो एक चावल का दाना रोज खाने लगे थे, और उनका शरीर इतना बेकार हो गया था, इतना निर्बल हो गया था कि एक नदी, क्या नाला ही है वो आज की डेट में, उसको पार करना था, और अपना एक पेड़ का सहारा लेके खड़े बुद्ध, और उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको पार कर पाए, थोड़े से कदम चल के उस नाले को पार कर पाए। उस दिन बुद्ध के दिमाग में एक बात आई। पहले दिन एक रिबेल जागा, और ये काम पता कितने साल बाद हुआ? 6.5 साल हो गए थे बुद्ध को अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेते हुए, अलग अलग ध्यान को सीखते हुए, समझते हुए। उनके दिमाग में एक बात आई, एक रिबेल जागा, यार तू तो राजा की औलाद था, तेरे पास तो पूरा साम्राज्य था, पत्नी थी, बच्चा था, सब कुछ था, तू तो राजा ही था। वो नष्ट हो गया। जितने भी गुरुओं ने तुझे जो भी कुछ सिखाया, उससे भी तुझे जो पाना था ना मिला। आज तेरी ये स्थिति होगी कि तेरा शरीर भी नष्ट हो गया है, तुझमें इतना भी बल नहीं है कि तू खड़ा हो सके। तो बुद्ध के दिमाग में एक ही बात आई कि ये जो भी कुछ मैंने सीखा, जो भी मैंने आज तक लोगों से पाया, वो सब बेकार था, व्यर्थ था, इसमें कुछ नहीं रखा है। और उसी समय क्या हुआ कि एक लड़की सुजाता नाम की, वो उस पे खीर चढ़ाने के लिए आई पीपल पे। ये पीपल पीपल की पूजा दरअसल वो लोग करते थे जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था पहले, क्योंकि मंदिर में तो हायर कास्ट वाले घुसने नहीं देते थे। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते थे, वो अपने पेड़ों पे ही भगवान मानते थे। तो इसलिए तब से वो पेड़ों की पूजा हुई। तो वो खीर चढ़ाने आई थी, तो बुद्ध ने बोला कि तू इस पे मत चढ़ा, मुझे दे दे, मैं ही खा लेता हूँ। अब बुद्ध ने खीर खा ली। उनके अनुयायी, मतलब जो इनके साथ थे, उनके साथी संगियों को, जो जैन संप्रदाय के थे, उनको मालूम पड़ा कि बुद्ध तो भ्रष्ट हो गया। मतलब उसने खीर खा ली, अपना उपवास तोड़ दिया, तो बुद्ध भ्रष्ट हो गया, और वो उनको छोड़ के चले गए। अब बुद्ध के पास को कुछ नहीं है, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब ये दिन पता है कौन सा है? ये पूर्णिमा का दिन था। अब रात्रि आने वाली है। बुद्ध को करने के लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान जितने भी आज भी नहीं करना है, सब छोड़ दिए, करना ही नहीं था कुछ भी। बस उस दिन बुद्ध बैठ गए। कुछ नहीं करना है, ना ध्यान करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। और उसी दिन ऐसा बताते हैं कि बुद्ध 6.5 साल तक भटकते रहे, और 6.5 घंटे में ही उनको बुद्धत्व मिल गया, क्योंकि उस दिन करने के लिए कुछ ना था। और उस दिन समाधि घट गई, क्योंकि जब जब भी करने के लिए समाधि उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो घटा ही नहीं था कुछ भी। वापस आए थे, लेकिन करने को कुछ था नहीं। और बस बैठ गए। उस दिन बुद्ध का बैठना किसी काम के लिए नहीं था। तो वो जो जैन संप्रदाय है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो वर्तमान को सिखा रहा है, वो कौन सी स्थिति है? वो सुपर कॉन्शियस स्थिति में लाने वाली स्थिति है कि जब बैठ जा, बिना काम को समझ के, नहीं काम समझ के मत बैठ, बस बैठना तेरा वर्तमान हो जाए। तुझे इतना ध्यान रहे कि तू बैठा है और कुछ ना बचे। क्यों बैठा है, इसलिए बैठा है, कारण वो ना बचे, कोई पर्पज ना बचे, सिर्फ बैठना तेरा रह जाए। तुझे इतना ही भान हो कि मैं हूं और यही हूं और अभी हूं। ये तीन चीजें रह जाए, वर्तमान बच जाए, तो समाधि घट जाती है। बुद्ध को उस दिन समाधि घट गई, और 6.5 घंटे में बुद्धत्व मिल गया। तो ये अंतिम विधि थी बुद्ध के ध्यान की, जो जैन संप्रदाय ने स्वीकारी। और लोग उस गुरुकुल में जाकर के, कुछ लोग तो आजीवन बैठना ही नहीं जानते थे, और जो एक भी बार बैठ जाता था, एक बार बैठ जाता तो फिर उठता ही नहीं था, सीधे बुद्धत्व ही होता था उसका। एक बार वह बैठ गया, बुद्धत्व होता था सीधे। कितनी अच्छी सफल विधि थी। डंडे खा खा के, डंडे खा खा के क्या सिखा रहा है वो हाल में इंसान? एक ही चीज सिखा रहा है, सुपर कॉन्शियस स्टेट माइंड। हम अंग्रेजी में उसी को बोल रहे हैं, वर्तमान स्थिति। और ये वर्तमान स्थिति को रोकता कौन है? हमें पास्ट में लेके कौन जाता है, या फ्यूचर में लेके कौन जाता है, पता है आपको? आपकी आइज। प्रतिक्रियाएं। नहीं, आइस नहीं, आइस का कोई रोल नहीं है। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका रिएक्शनरी थॉट प्रोसेस, आपकी रिएक्शंस। क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो प्रतिक्रियात्मक है, क्रियात्मक हम है ही नहीं।
जैसे कि मैं आपको गाली देने लगूं, एक बार सुन लोगे, दूसरी बार अलर्ट दे दोगे, तीसरी बार कुछ और कर दोगे, चौथी बार आप देने लगोगे। यही होगा ना। मैं आपकी तारीफ करने लगूं तो कुछ और घटना हो जाएगी। मैं आपसे घृणा करने लगूं, आप मुझसे घृणा करने लगोगे। मैं आपसे प्रेम करने लगूं, आप मुझसे प्रेम करने लगोगे। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। दरअसल इमोशंस हमें प्रतिक्रिया बनाती हैं साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इमोशंस ही आपको सुपर कॉन्शियस स्टेट तक नहीं जाने देती, आपको ध्यान में उतरने नहीं देती आपके इमोशंस। आपके सिर्फ भावनाएं ही आपको ध्यान में नहीं उतरने देती, आपका वो चित्त ही है। तो सामना किससे करना है पहले? उसी चित्त से सामना करना है, और सामना करना पड़ेगा, होश में रखना पड़ेगा अपने आप को। होश इतना रहना चाहिए कि मुझे क्रोध आ रहा है, हाँ, मुझे पता है मुझे क्रोध आ रहा है। होश रहना चाहिए क्रोध। हाँ, मुझे पता है मुझे प्रेम आ रहा है, तो प्रेम की भी भावना, होशपूर्ण रहो उसके लिए। घृणा आ रही है तो घृणा का होश होना। मैं एक वर्कशॉप में था, एक बंदा मेरे पास आया तो वो बोलता है कि सर मैंने आपकी वर्कशॉप इसलिए अटेंड की है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, हर बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा समाधान दो कि जिससे कि गुस्सा ना हो। ठीक है, वर्कशॉट के बाद में मिलना। तो वो मेरे को मिला कि सर बताओ। मैंने कहा ठीक है अभी बताता हूँ। मैंने पेन लिया, एक सिंपल सा पेपर लिया, फाड़ा उसने नोट पैड में से, मैंने उसमें लिख दिया, अब मुझे क्रोध आ रहा है। एक ही लाइन लिखी सिंपल हिंदी में, अब मुझे क्रोध आ रहा है, भाई पकड़, जिम में रख ले। जब भी तुझे क्रोध आएगा तो पक्का ही, रोज ही आता है, इसमें तो कोई नया है नहीं। इंतजार तो करना नहीं पड़ता, तुझे घर जाएगा क्रोध आएगा, पक्की सी बात है। जब भी आए तो आएगा तो पक्का ही। जब निकालना में से इसे पढ़ लेना। लिखा हुआ है अब मुझे क्रोध आ रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ। प्रेजेंट टेंस में एक ही बात लिखी, जो तुझे आ रहा है वही लिखा हुआ है, होशपूर्ण हो जाएगा इसके प्रति। कि सर ये काम करेगा, मैंने कि 15 दिन बाद बता ना। काम करे तो 15 दिन बाद, दिन तो लगेंगे ना भाई किसी बेकार आदत को छोड़ने के लिए। सर 8 दिन के बाद उसका फोन आ गया, 8 दिन हुए थे, मेरे से बोलता सर ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा कैसे होता क्या है, करते क्या हो तुम? कि सर क्रोध तो आता ही था, अब मैं इसे जैसे ही बताऊं, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा क्रोध ही हो जाता है। हाँ, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि तू क्रोध के प्रति होशपूर्ण हो गया। क्रोध तो एक कारण है तेरी प्रतिक्रियाओं का। अब तू उस प्रतिक्रिया के प्रति होशपूर्ण हो गया भाई, उस भावना के प्रति होशपूर्ण हो गया, तो तेरे को क्रोध नहीं आएगा। आपको क्या लगता है प्रेम से दुनिया चल रही है? हम्म? प्रेम। प्रेम से तो मुक्ति मिल जाती है सर। हम्म, क्रोध के कारण जो ये पांच लेकिन है हमारे अंदर, उन्हीं से लेकिन प्रेम, लेकिन भी अनकंडीशनल से। या प्रेम अनकंडीशनल नहीं होता। हम एक दूसरे से जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, फिर वो तो कलयुग है सर फिर। नहीं वो कलयुग नहीं, वो सतयुग से भी होता रहा है। कलयुग बीच में मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, कलयुग से इसका कोई मतलब नहीं। वो पहले से होता रहा है। उसका क्या मैटर, मैटर वो है कि वो जो प्रेम की भावनाएं एक दूसरे के प्रति हमें एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं, आकर्षण पैदा करती हैं, वो चीजें, वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो होशपूर्ण है या वो भी बेहोशी है? वो तो प्रेम कहते हैं ना हम उसको। सर मैं आपको घर बताऊं, घर तो नहीं छुड़वा दोगे आप हमारा, ये बता दीजिए पहले आप। नहीं नहीं, घर छोड़ने का क्या लेना देना। देखो घर छोड़ के किसी को कुछ मिला नहीं है, ध्यान रखो। घर छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अवेयरनेस से मिला है।